क्या लिखी थी आखिरी बात हमने मैथ्स में? शायद चैप्टर शुरू होने वाला था आज। प्रतिशत लिखिएगा, टॉपिक डालिए परसेंट, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हुए परसेंट, प्रतिशत। देखना ये जो परसेंट शब्द बना है रोमन टर्मिनोलॉजी से लिया गया है, सेंट। और रोमन के लोग सेंट का मतलब कहते हैं 100, और हमारे लोगों ने उसे ट्रांसलेट क्या कर दिया फिर, शत, क्योंकि हम 100 किसे कहते हैं, शत को। तो परसेंट, प्रतिशत, इसका मतलब ये होता है कि हमारी ये जो बातचीत हो रही है 100 लोगों के लिए है। जैसे एक सिंपल सी बात हम कहें, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि इंडिया में 24% लोग बीपीएल में हैं, तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 100 लोगों में 24 लोग बीपीएल में हैं। यह सिंबल आपको बताता है 100 की बातचीत। सेंट वर्ड जो होगा, डॉलर, डॉलर बना होता है 100 सेंट से, जैसे रुपया बना होता है 100 पैसों से। तो सेंट मतलब कहीं भी वर्ड आ जाए 100। इसका मीनिंग जरा समझे हम। मान लीजिए मैंने कहा 17% लोग ग्रेजुएट हैं, इसका मतलब 100 में 17। जरा इस सिंबल को भी ध्यान से देखिए हम। इस सिंबल में डबल जीरो यूज किया है। अगर यहां पर एक जीरो में और बढ़ा दूं तो इसे कहते हैं पर 1000। अगर मैं यहां इसे ऊपर भी एक जीरो बढ़ा दूं तो इसे कहते हैं पर 10,000। तो हमें देखना है जितने जीरो होंगे उतने के बीच में बात चल रही, तो हम इसे कहेंगे पर 100 या प्रतिशत। क्या पहले ये बेसिक बात क्लियर है? बिल्कुल। आइए लिखना इसमें, पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चेंज कर रहे हैं। पहला टॉपिक लिखना इसमें, टाइप फर्स्ट, कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंट, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंट, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। फ्रैक्शन टू परसेंट। जैसे हमसे कोई कहे कि किसी पार्टी में 3/4% प्रेफर कोल्ड ड्रिंक, किसी पार्टी में 3/4 लोग कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, और हमें इस डाटा को परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट में बदलना है। तब कंसेप्ट ये होता है कि कहीं भी अगर आपको परसेंट का सिंबल लगाना है, देन दिस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय द 100। अगर आपको बताना है कि 3/4 का मतलब कितना परसेंट, तो आप उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कहेंगे कि पार्टी में 75% लोग कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। मतलब एक सिंपल सी बात मैं आपको यह सिखा रहा हूं, सिंबल लगाने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक बेसिकली हमें बताना, आप 2-3 सवाल हम आपको दे रहे हैं केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2/5, 11/20, 17/25, 17/25, 21/25 एंड 13/20। इन सभी को अगर आपसे परसेंट में पूछने के लिए कहा जाए कि परसेंट में आप बताइए कि क्या होगा, देन आंसर क्या होंगे फिर परसेंट में। बस हर जगह क्या कर दीजिए, 100 का मल्टीपल, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने पहले में, तो आंसर आया होगा ये 40%। हम कहेंगे पहले में आएगा 40%। सेकंड 11/20 इंटू 100, तो यह आया होगा 55%। थर्ड 17/25 इंटू 100, 68%। फोर्थ 21/25 इंटू 100,
84% एंड 13/20 इंटू 100 तो यह आया होगा 65%। इसका मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम समझ चुके हैं कि कहीं भी अगर हमें फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हुआ या कहीं भी हमें सिंबल लगाना हुआ तो हमें 100 का मल्टीपल करना होगा। उल्टा परसेंट का सिंबल रिमूव करना है तो आप उसी वैल्यू को 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो लिखना टाइप 2 कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंट। पहला हमने लिखा था, पहला क्या लिखा है हमने, भिन्न को प्रतिशत बदलना। तो सेकंड लिखेगा कन्वर्शन ऑफ परसेंट टू फ्रैक्शन, कन्वर्शन ऑफ परसेंट टू फ्रैक्शन, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। हमसे कहा जाए कि किसी फैमिली में 35% पीपल ग्रेजुएट हैं, तो अगर हम इससे परसेंट का सिंबल हटाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं फैमिली का कितना हिस्सा ग्रेजुएट है, तो ऐसे किसी भी सवाल में जब हमें फ्रैक्शन चाहिए देन दिस परसेंटेज वैल्यू डिवाइड बाय 100, तो आप देखेंगे कि वो सिंबल हट जाता है। 35/100 तो हम कहेंगे 5 से कैंसिल किया, 7/20। जरा 7/20 को पढ़ेंगे कैसे वो समझिएगा, गणित में इसका मीनिंग क्या होता है। 7/20 का मतलब होता है कि हर 20 लोगों में 7 लोग, हर 20 लोगों में 7 लोग वहां क्या हैं, पढ़े लिखे हैं या ग्रेजुएट है। तो नॉन ग्रेजुएट कितने हो जाएंगे अब, 13 लोग, 13/20। जरा इसे समझिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी। मैंने कहीं पर लिखा 3/7 ग्रेजुएट है, तो कितने लोग ग्रेजुएट नहीं है, 4/7। मान लीजिए मैंने कहा 2/9 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कितने पसंद नहीं करते, 7/9। क्या ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो कहीं भी अगर हमें परसेंट को हटाना है तो आप उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। बेसिकली दो बातें सीखी हमने, परसेंट लगाना है तो 100 का मल्टीपल, और परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड। अब हो सकता है एग्जाम हॉल में फिर कंफ्यूजन आ जाए, ऐसा होता है कभी कभी कि आप भूल जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो आप एक एग्जाम्पल याद रखना, 50% का मतलब हम क्या लिखते हैं, 1/2। इस एग्जाम्पल से आपको एग्जाम हॉल में याद आएगा कि मैंने क्या बताया था। परसेंट हटाना है तो हमें इस 50 को क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, तब जाकर 1/2 होगा। 100 से मल्टीपल करोगे तो 50 आधा नहीं होगा, 5000 हो जाएगा। तो एक आइडिया रहेगा कि मल्टीपल, क्योंकि एग्जाम हॉल में मैं मान के चलता हूं कि मेमोरी लॉस हो ही जाती है। जैसे ही पेपर सामने आता है तो आधा दिमाग वैसे ही खत्म हो चुका होता है, जितने लोग लिखते हैं वो आधे दिमाग से लिख पाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो हमें ये बात याद रखनी है कि इस तरीके से हम उसे आइडिया लगाएंगे। मुझे आप बताना 12% फ्रैक्शन में इनकी वैल्यूज क्या होगी, 52%, 2%, इन पांचों सवालों को हमें बताना है फ्रैक्शन में क्या होंगे, इनकी वैल्यू भिन्न में क्या होगी, और भिन्न में लाने के लिए आपको हर एक जगह क्या करना होगा, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड करना होगा। पहले का आंसर 3/25, 12/100, 4 से कैंसिल कर दिया, 3/25,
52/100, 13/25, 2%, 2/100, 1/, देखो यहां तक तो सही है, ये कर लेंगे हम लोग। पर क्या होता है कि एग्जाम हॉल में 0.04% जैसे ही सवाल आता है ना, कि वो एग्जामिनर कहता है कि 0.04% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, तो क्या कई बार होता है कि ह्यूमन नेचर है, हमारा मानवीय प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति दुखी दिखे तो उसके दुख को कम करने का प्रयास करते, बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हम लोग। तो कई बार अंदर से ह्यूमन नेचर डोमिनेंट हो जाता है और वो कहता है पहले से तो गरीब छोटा है और 100 से डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ये तरीका गलत होगा। तो कई लोग क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई करके अपनी मर्जी से आंसर लेकर आ जाएंगे। तो गणित में भावनाओं की कीमत नहीं होती है, रूल होता है। तो हम कहेंगे कि नहीं, उसे भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा और इसे डिवाइड करने का तरीका सुधरेंगे हम लोग। दशमलव के बाद 2 लोग हैं, तो दशमलव को खत्म करने के लिए नीचे आप उतने 0 बढ़ा दीजिए जितने दशमलव के बाद लोग थे। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2500। तो 0.04% का मीनिंग हर 2500 लोगों में एक व्यक्ति। जैसे मैंने कहा यूपीएससी में सिलेक्शन के चांसेस 0.04% है, तो मैंने ये बताना चाहा है कि यूपीएससी में हर 2500 में एक व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। क्या बात क्लियर हो रही है? फिर इसी पैटर्न के बेस पर 0.0012 उसे बदलना चाहते हैं तो 0.0012 डिवाइड बाय देन 0. दशमलव के बाद कितने लोग हैं ये 4 0 लगा देंगे हम। फिर हमने सॉल्व किया, 4 से कैंसिल हुआ, ये 25, तो ये आया होगा आपके पास 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 3 बटे में 2,50,000 मतलब 2.5 लाख, 3 बटे में 2.5 लाख या 2,50,000। तो देखो मैं बता रहा हूं ये तो कर लेंगे आप लोग, गलती यहां नहीं होगी, गलती यहां होती है। तो ऐसी जगह पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी सिंबल हटाना है तो 100 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये बेसिक है, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी बीच में, जब हम मैथ्स अभी शुरू करेंगे परसेंट, तब कोई प्रॉब्लम इसमें। एक एक्स्ट्रा रूल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं स्पीड बढ़ाने के लिए, इसे कहते हैं 10% रूल। देखो 10% रूल आपकी हेल्प कैसे करता है। जैसे कोई भी सवाल अगर हमारे पास आ जाए ना, परसेंट में कोई भी सवाल आ जाए, तो ऐसे किसी भी सवाल में आपके पास जो डाटा दिया जाता है, जैसे मैं कहूं कि आपके पास 120 स्टूडेंट है, तो राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, तो वो जो वैल्यू आ गई इट्स इंडिकेट 10% वैल्यू। एक नंबर के बाद डेसिमल लगा दीजिए आप। जैसे मुझे बताइए 310 10% 31, 90 9, 75। देखो इसका बेनिफिट क्या होता है, आपको मालूम हो गया कि 75 का 10% कितना है 7.5, 7.5 है, तो 20% 15। कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। जैसे मुझे बताइए 150 का 10% 15, तो 20% 30% 45, चलते जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे, 720 10% 72। कहीं पर भी 10% का मीनिंग ये ले आता है राइट हैंड साइड से हमें उतना करना होता है। यहां तक की बात क्लियर हो रही है। और एक आखिरी बेसिक का पॉइंट समझा रहे हैं हम। मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर नंबर का कोई परसेंट चाहिए, जैसे मुझसे कोई पूछ रहा है कि 450 का 22% कितना होगा, तब इधर ध्यान देना, किसी भी नंबर का कोई भी परसेंट अगर पूछा जाए तो उस नंबर में उतने परसेंट का मल्टीपल डिवाइड बाय 100, ये डायरेक्ट आंसर हो गया। अब ये जो भी उत्तर आएगा ये 450 का 22% होगा, इट्स इंडिकेट 22% ऑफ 450। जैसे कोई हमसे कहे 300 का 11%, तो आपने इसे सॉल्व कर दिया, यह आ गया 33। 33 क्या हुआ 300 का 11% है। मुझे बताइए मोहन का 12% कैसे निकालेंगे। अब आप
मोहन इंटू 12 बाय एक्स। इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में, इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में X% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स। एक परीक्षा में X% विद्यार्थी गणित में फेल हैं। X% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स। Y% फेल इन इंग्लिश। Y% अंग्रेजी में फेल हैं। एंड Z% फेल इन बोथ, और Z% दोनों में फेल हैं। देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डिसक्वालिफाई इन द एग्जाम, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो परीक्षा में फेल हुए हैं। आइए मेथड दिखा रहा हूं मैं। मेथड ट्रिक सब यही है, पर कुछ स्पेशल बातें होगी यहां पर। फेल परसेंट इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस जेड। तब हम सॉल्व करेंगे कि फेल का परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला लिखेंगे x प्लस वाई माइनस जेड। x मतलब गणित के फेल, y मतलब अंग्रेजी के फेल, और z का मतलब दोनों के फेल। अब ऐसी कौन सी नई बात है, ये तो किताबें भी बता देती हैं। तो याद रखना, ये फार्मूला केवल आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सभी डाटा एक ही जाति का होगा। इट मींस x, y, z तीनों के तीनों डाटा फेल के हैं। एग्जामिनर जानबूझकर इस टाइप के सवालों में ये चेंज करता है कि दो डाटा पास का देगा और एक फेल का देगा, और आप इसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो कभी भी नहीं। ये फार्मूला केवल तब अप्लीकेबल होगा जब तीनों की तीनों जानकारियां एक जैसी होगी। और सेकंड बात, अगर तीनों जानकारी फेल के तो आंसर फेल का है, तीनों जानकारी पास का हुआ ना तो आंसर भी पास का होगा। मान लीजिए कि एग्जामिनर ने दो डाटा पास का दिया और एक फेल का दिया है, तो बेटर क्या होगा कि उस फेल वाले को आप किस में बदल दीजिए, पास में। कैसे, मुझे बताइए। मैं अगर आपसे कहूं कि मैथ्स में 30% स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो 70% पास हुए। मतलब उस डाटा जो फेल था उसे मैं किस में बदल दूंगा, डायरेक्ट पास में। ऐसी कोई भी जानकारी आ जाए, पहले तो नियम पर ध्यान देना। फार्मूला x प्लस वाई माइनस जेड बड़ा इजी है, पर आपको यहां ध्यान रखना है कि इसको अप्लाई करते समय तीनों डाटा एक ही वेराइटीज के होने चाहिए, और जिस वेराइटी का डाटा होगा आंसर उसी का आएगा। तीनों पास है तो आंसर पास का होगा, तीनों फेल है तो आंसर भी फेल का होगा। आप लिखना जरा। अब मैं आपको इसमें बता रहा हूं कितने सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, या आप अपने शब्दों में लिख लिया कि ये जो मैं बीच में बताता हूं ये किताबें नहीं बताती है, और यही बातें हमें एग्जाम हॉल में हेल्प करेगी सवालों को सॉल्व करने में। तो पहला, इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में, इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में 48% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स। एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी गणित में फेल है, 48, while 36% फेल इन इंग्लिश, जबकि 36% अंग्रेजी में फेल है। इफ 20% फेल इन बोथ, यदि 20% दोनों में फेल हो, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई द एग्जाम, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो परीक्षा में पास हुए हैं, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई द एग्जाम, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो परीक्षा में पास हुए हैं। सॉल्व करना है।
बस फार्मूला लगाइए, x प्लस वाई माइनस जेड, 36%। पहले फेल निकाल लीजिए, उससे घबराइए नहीं, बदलिएगा नहीं उसे। नॉर्मली तीनों डाटा एक जाति का है या नहीं है, जाति का मतलब तीनों या तो पास या तीनों फेल के हो। तो आपने अप्लाई किया x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स की जगह पर 48, y की जगह पर z पर 20। तो हम कहेंगे कि 6 and 8 14, 80, 64। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो आंसर क्या है। और अगर 64% स्टूडेंट फेल हैं तो 100 माइनस 64, हम कहेंगे कि 36% स्टूडेंट यहां पास है। एक जनरल सवाल था अभी तो ये पहला सवाल था जो एक इस फार्मूले पर सीधा पूछा गया था। अब मैं इसे बता रहा हूं एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन, इसे बना लिया। इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में, इन एन एग्जाम एक परीक्षा में 28% स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स। एक परीक्षा में 28% विद्यार्थी भौतिकी में फेल है, 28% स्टूडेंट फेल इन फिजिक्स, वाइल 70% पास इन केमिस्ट्री, जबकि 70% केमिस्ट्री में पास हैं। इफ 15% फेल इन बोथ, यदि 15% दोनों में फेल हो, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई द एग्जाम, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो परीक्षा में पास हुए हैं, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो परीक्षा में पास हुए हैं, सॉल्व करना है। कितना आ रहा है? 57 आ रहा है, 57। क्या किया एग्जामिनर बस इसमें एक डाटा पास का डाला है, आपको 70 की जगह क्या यूज करना चाहिए? 30%। मतलब यहां ये बात सावधानी रखनी होती है कि आप जब x प्लस वाई माइनस जेड लगा रहे हैं तो ये बड़ा सिंपल है। z क्यों माइनस करना पड़ रहा है हमें, अगर कोई पूछे? क्योंकि z दोनों में फेल थे, तो आपने उसे x में भी काउंट किया और y में भी। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको उसे एक बार क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे 2 बार काउंट कर रहे हैं। तब मुझे बताइए x की जगह पर 20, y की जगह पर 30 क्यों? 70 पास थे। z 15 ही था ना कि 20 था? 15, 58 माइनस 15 आया होगा 43%। बट दिस आंसर इज अबाउट द फेल। यह फेल को शो कर रहा है, तो हम कहेंगे पास का मतलब होगा 100 माइनस 43, 57% स्टूडेंट इस एग्जाम में पास हुए। अभी एक और सवाल देखते हैं इसी में, लिखना। इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में, इन एन एग्जाम एक परीक्षा में 62% स्टूडेंट पास इन हिंदी। एक परीक्षा में 62% विद्यार्थी हिंदी में पास हैं, 62% स्टूडेंट पास इन हिंदी, वाइल 70% पास इन इंग्लिश, जबकि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हैं, वाइल 70% पास
इन इंग्लिश, जबकि 70% अंग्रेजी में पास हैं। इफ 22% स्टूडेंट फेल इन बोथ, यदि 22% दोनों में फेल हो, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई द एग्जाम, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो परीक्षा में पास हुए हैं 54%, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई द एग्जाम, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो परीक्षा में पास हुए हैं 54%। तीनों डाटा को बस एक जाति में बदलने की कोशिश कर लो। 2 पास में दिए, 1 फेल में दिए, तो इस बार बेटर क्या होगा, फेल वाले को पास में बदल दो तो आंसर जल्दी आ जाएगा। बताइए हमें x की वैल्यू 62, y 70, तो z 78। ये कहां से, 22 फेल थे तो 78 पास है। 78 वे पास हैं जो किसी न किसी में पास है, पूरे पास है मालूम नहीं है। तो हमने कहा भाई ये हो जाएगा 132 माइनस 78, तो ये आंसर आया होगा 12 में से 8 गया 4 और 13 में से 8 गए 5, 54%। और सीधा आंसर ये किसका है, क्यों, तीनों ही डाटा इस बार किसके थे, पास के थे। कंडीशनों में बस यही कंडीशन हमें याद रखनी है कि जब डाटा तीनों पास के तो आंसर भी पास का होगा और तीनों फेल के तो आंसर भी फेल का होगा। बट ये सवाल केवल सब्जेक्ट पर लिमिट नहीं रहेगी। वो कहेगा किसी पार्टी में इतने लोग कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, इतने लोग हॉट ड्रिंक पसंद करते हैं, तो वहां पर भी तीनों डाटा एक ही जाति का। एक ही जाति का मतलब या तो तीनों पसंद करने वाले या तीनों नापसंद करने वाले। कोल्ड ड्रिंक हॉट ड्रिंक जाति नहीं होगी, स्पीशीज नहीं होगी, या तो उनको प्रेफरेबल है, पसंद है, या उनको पसंद नहीं है। कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, तो हम कहेंगे या तो सभी खेलने वाले या सभी नहीं खेलने वाले। एक सवाल इस टाइप में लिख दीजिए, इन ए पार्टी, एक पार्टी में 60% पीपल प्रेफर कोल्ड ड्रिंक। एक पार्टी में 60% लोग शीत पेय पदार्थ पसंद करते हैं। इन ए पार्टी 60% पीपल प्रेफर कोल्ड ड्रिंक। एक पार्टी में 60% लोग शीत पेय पदार्थ पसंद करते हैं। वाइल 65% पीपल प्रेफर हॉट ड्रिंक्स, जबकि 65% लोग गर्म पेय पदार्थ पसंद करते हैं। 65% पीपल प्रेफर हॉट ड्रिंक्स। इफ 40% पीपल प्रेफर बोथ, यदि 40% लोग दोनों पसंद करते हो, then percentage of people who neither prefer cold drink nor hot drink, तब उन लोगों का प्रतिशत जो ना तो गर्म पेय पदार्थ पसंद करते ना शीत पेय पदार्थ, तब उन लोगों का प्रतिशत जो ना तो गर्म पेय पदार्थ पसंद करते ना शीत पेय पदार्थ, कितना आ रहा है, 15%। क्या तीनों डाटा एक ही वेराइटीज का हैं? तीनों किसके हैं? पसंद करने पर। तो हमारा आंसर भी किसका होगा? ये पसंद का। हमने कहा x की जगह पर 60, पहला कितना डाटा है? 60, दूसरा, तीसरा 125,
40, हम कहेंगे 80। तो ये 85% कौन है? जो कुछ ना कुछ तो पसंद करते ही हैं। इसका मतलब या तो ये कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, या हॉट ड्रिंक पसंद करते हैं, या दोनों पसंद करते हैं। तो पार्टी में 15% लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। मतलब हम कहेंगे कि 15% लोग पार्टी में ऐसे जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं होगा। वेराइटीज पर गौर करना कि सवाल सब्जेक्ट से लेकर यहां तक जाएगा। अब इसमें एक सवाल देखना थोड़ा सा अलग कैसा होता है। जनरली इन सवालों में 3 डाटा दिए जाते हैं, एक्स, वाई और जेड। बट कभी कभी एग्जामिनर जेड नहीं देता, तो फिर उसका मीनिंग क्या होता है और वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, आइए उसको देख लेते हैं एक नजर। लिखना, इन ए स्कूल, एक विद्यालय में, इन ए स्कूल, एक विद्यालय में 70% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 70% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, वाइल 55% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। जबकि 55% विद्यार्थी फुटबॉल खेलना, वाइल 55% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल। देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ। तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। पहला सवाल है, मैं सॉल्व कर रहा हूं। इस सवाल की खासियत क्या है? इसमें x मालूम है, इसमें y मालूम है, लेकिन इसमें z दिया नहीं है, पूछा वही है। तो पहला तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसका बड़ा सिंपल ही आंसर होता है। 70 और 55 हमने इसे सम किया तो ये कितना आ रहा है? जबकि लोग तो 100% होने चाहिए थे। अगर वे खेलते हैं तो टोटल सम कितना आना चाहिए था? 100। ये 100 से कितना ज्यादा आ रहा है? जितना 100 से ज्यादा आ रहा है, ये वही लोग हैं जो एक से ज्यादा खेल खेलते होंगे। तो उत्तर हो गया 25% लोग दोनों गेम खेलते हैं। सवाल बड़ा इजी है ये एक्चुअल में, बट क्योंकि यूपीएससी से थोड़ा सा बच के रहना ही है, क्योंकि वो सवाल जहां सिंपल होता है वहीं पर टिपिकल करने का प्रयास करता है। अब आप मुझे बताना, ये 25% के बारे में आपकी राय क्या है? ये क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल। अब यूपीएससी क्या करेगी? ये नहीं पूछेगी, वो पूछेगी देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट। तब आप मुझे बताना, इधर ध्यान देना, मैंने 70% अपने स्टूडेंट जितने थे सबको बुलाया, मैंने कहा जो क्रिकेट खेलते हो यहां खड़े हो जाए। वो 70% लोग खड़े हो गए। मैंने उनसे कहा इनमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जो क्रिकेट के अलावा कुछ जानता हो, वो बाहर निकल जाए। तो कितने लोग बाहर निकल गए होंगे? ये 25 लोग उस ग्रुप को छोड़कर अलग आ गए होंगे। 70 में से अब ये जो 25 चले गए, ये कौन लोग होंगे अब जो बच गए होंगे? इन्हें क्रिकेट के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं आता। तो एग्जामिनर जो बड़ी एग्जाम वाला है, वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि यहां पर कितने लोग दोनों खेलते, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर दिखता है। वो पूछेगा कि ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने। तो अभी याद रखना, कंसेप्ट बना रहे हम। इस दुनिया में जब भी आपको ओनली बताना हो, ओनली, तो आप उस व्यक्ति में से बोथ माइनस कर दीजिए, तो ये ओनली बन जाता है, ओनली एक्स। अगर ओनली एक्स निकालना है तो एक्स में से क्या करो? दोनों वाले हटा दो। तो अब जो बच गया वो कौन होगा? एक्सक्लूसिवली फुटबॉल जानने वाला। लिखना, इन एन स्कूल, इन ए स्कूल, एक विद्यालय में 70% स्टूडेंट स्पीक हिंदी। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं। while 60% स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश,
जबकि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, देन तब 3 सवाल पूछ रहा हूं मैं। पहला, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। अभी सवाल होने दो। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। सेकंड, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक ओनली हिंदी, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो केवल हिंदी बोलते हैं। एंड थर्ड, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक ओनली इंग्लिश, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तीनों आंसर 30, 40, 30। अब तीनों में बिल्कुल क्लैरिटी आ रही कि उनके मीनिंग क्या है, उनका सेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में यह आया कि 60 + 70 130, तो 30% कौन, दोनों जानते हो। अब हमें ओनली पूछा जा रहा है हिंदी, तो हमने कहा 40% ओनली हिंदी, और हमसे पूछा जा रहा है 60 - 30 30% ओनली इंग्लिश। देखना यूपीएससी की आदत है थोड़ा सा नया लाना। अब वो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, अब यूपीएससी क्या करेगी ना, कोशिश तो करेगी एक कदम दूर जाने की। परसेंट शब्द हटा ही देगी और वो सिंपल सा क्या कहेगी, एक विद्यालय में 60 बच्चे हिंदी जानते हैं, 70 बच्चे हिंदी जानते हैं, कक्षा की स्ट्रेंथ कुल 100 बच्चों की है। तो कोई आंसर में चेंजेस नहीं है, उसके परसेंट ना यूज करने से फार्मूला या कंसेप्ट बदलेगा नहीं, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। अन्यथा एग्जाम हॉल में कई लोग श्रद्धांजलि देने पर आ जाएंगे, वो कहेंगे मास्टर ने सब पढ़ाया, बगैर परसेंट वाला तो बताया ही नहीं था। तो जब परसेंट बताया मतलब बगैर परसेंट वाला भी उसमें कवर हो गया है। जो बात परसेंट में अप्लीकेबल होगी वो विदाउट परसेंट में भी कंसेप्चुअली अप्लीकेबल रहेगी। अब हमने वेराइटीज में देख लिया है, अगर 2 ही डाटा होगा तो भी आंसर कैसे निकालेंगे, 3 डाटा होगा तो भी आंसर। अब हम एक सवाल इसमें देख रहे हैं जहां नंबर पूछा जाता है, जहां वो पूछता है कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। अभी तक पूछ रहा था कितने परसेंट पास हुए, और अब वो पूछेगा कितने स्टूडेंट पास हुए। तो ये आखिरी वेराइटीज है, पर इसके बाद फिर इस कंसेप्ट में अब सवाल कहीं से कहां तक आ जाए, प्रॉब्लम कभी नहीं आना चाहिए। लिखना, इन एन एग्जाम, एक परीक्षा में टोटल 600 स्टूडेंट अपीयर्ड, एक परीक्षा में कुल 600 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं, इन विच 24% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, इनमें से 24% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, 24% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स, 35% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, इनमें 24% विद्यार्थी गणित में फेल हैं, 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं, 36 लिखा 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हैं। इफ 15% फेल इन बोथ, यदि 15% दोनों में फेल हो, इफ 15% फेल इन बोथ, यदि 15% दोनों में फेल हो, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाई द एग्जाम, तब कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई द एग्जाम, तब कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। मैंने प्रतिशत नहीं पूछा है, कितने विद्यार्थी,
नंबर पूछा गया है।